speaker is Dr. Sheba Akram. She is a gynecologist and MD graduate. She is clinical secretary, CMA Jalem, and she has many academic lectures on YouTube as well. She will present hyperprolactinemia in men and women. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, thank you so very much for your presence here today. It's been a long time that we people are listening all these lectures, and still we are attentive and we are giving time and considering whatever we are talking here. I'm thankful to Professor Dr. Is Muhammad Saab, who is sitting in front of me. I personally requested him, sir, it will be an honor for me if you will come here and sit, and I would appreciate your presence as much as is possible. Thank you. Thank you so much. Now today's our topic is hyperprolactinemia in men and women. Please click कर दीजिए. जैसा कि इसके नाम से ही साफ नजर आता है कि हाइपर से मुराद है बढ़ा हुआ, प्रोलैक्टिन से मुराद प्रोलैक्टिन हार्मोन है, और नीमिया से मुराद है इन द ब्लड. यानी कि ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है जो बता रही है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का ब्लड के अंदर लेवल बढ़ा हुआ है. नॉर्मल लेवल एक फीमेल के अंदर 25 नैनोग्राम्स पर मिल से कम, जबकि एक मेल के अंदर 20 नैनोग्राम पर मिल से कम होता है. प्रोलैक्टिन हार्मोन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें तो ये एक 199 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लैक्टोट्रॉफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये ब्रेस्ट टिश्यू पे एक्ट करता है और वहां से जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. इसका स्ट्रक्चर ना सिर्फ ग्रोथ हार्मोन से बल्कि इसका स्ट्रक्चर प्लेसेंटल लैक्टोजन से बहुत रिजेंबल करता है. तो इस बेस पे हम हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के जो आगे फंक्शंस हैं उसको भी हम देखेंगे. इसकी रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो चूंकि जैसे हमने कहा कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लैक्टोट्रॉफ सेल्स, स्पेशली बात करूंगी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, उसके लैक्टोट्रॉफ सेल से ये प्रोड्यूस होता है. तो अब हम देखते हैं कि ब्लड में इसका लेवल नॉर्मल कैसे स्टे करता है. तो जो हाइपोथैलेमस है वहां से जो इनपुट्स आते हैं उसमें एक तो है डोपामिन जो कि इसके लेवल को कम रखता है, डाउन रेगुलेट करता है क्योंकि उसका इनहिबिटरी इफेक्ट है, और दूसरी चीज है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, वो भी हाइपोथैलेमस से ही आता है, लेकिन वो जब इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा तो प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाएगा और साथ में वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी बढ़ाएगा, और वो फिर आगे से थायराइड के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा. दैट इज द केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इनके. तो दो चीजें हैं जो हाइपोथैलेमस से आ रही हैं, एक है डोपामिन जो इसे डाउन रेगुलेट कर रहा है, एक TRH है जो इसको बढ़ाता है. वंस देयर इज हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया तो इसका जो इम्पैक्ट है हाइपोथैलेमस के ऊपर वो है कि ये गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH को ये कम करेगा. जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस मेनली रिलीजिंग हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है और पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है. तो ये जो GnRH कम होगा हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से, ये फिर FSH और LH को भी कम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से. और FSH जो है बेसिकली एक फीमेल के अंदर ओवरी के फॉलिकल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और साथ में जब इसने LH को कम किया तो LH एक मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए और एक फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए जरूरी है. तो जब GnRH को इसने कम किया, फिर FSH LH कम हुए, गोनेडल एक्टिविटी कम हुई, तो उससे हुआ क्या, ओव्यूलेशन इनहिबिट हुई फीमेल के अंदर और मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस इनहिबिट होगी. ये थोड़ी सी एनाटॉमी देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे इनपुट्स हाइपोथैलेमस से आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. ये साइज में तो बहुत छोटा सा है, एक मटर के दाने जितना है, और ये बेस ऑफ ब्रेन पे अपने बोनी चैम्बर सेला टर्सिका के अंदर बड़ा कंफर्टेबली प्लेस्ड है. और हालांकि इसका साइज बहुत छोटा है लेकिन इसकी जो फंक्शंस हैं उसके
उसका बॉडी के ऊपर एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है जो कि देखा जा सकता है। और इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमें ऑप्टिक काइज़म नजर आ रहा है। ये इसमें जो बाद में हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में जो विजुअल डिसऑर्डर्स आते हैं, जब हम उसे वो एक्सप्लेन करेंगे तब हमें ऑप्टिक काइज़म की जो ये रिलेशनशिप है इन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट विल बी वेरी एविडेंट देयर आफ्टर। तो इसके कॉजेस पे आ जाते हैं। अब देखिए कॉजेस की बात करें, क्यों हुआ हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, तो पहली बात है फिजियोलॉजिकल कॉजेस, दूसरे हैं पैथोलॉजिकल, और तीसरी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो डोपामिन एंटेगोनिस्ट है, क्योंकि डोपामिन तो इसका इनहिबिटर है, इसे डाउन रेगुलेट करता है। तो कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो इनहिबिटर को ही इनहिबिट कर देती हैं, तो वो जो है वो प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ाती है। तो फिजियोलॉजिकल कॉजेस ये टेम्परेरी कंडीशंस होती हैं जिन्हें एड्रेस और ट्रीट करने की जरूरत नहीं, जैसे कंडीशन ओवरकम होगी प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई होता है, 80 to 400 नैनोग्राम पर मिल तक भी चला जाता है, लेकिन हमने देखा है कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रीशन तो नहीं होती। तो व्हाट इज द थिंग व्हिच इज इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाइल द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन इज सो हाई। तो उसमें रोल आता है प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन का, जो प्रेगनेंसी को सस्टेन भी करता है और प्रोलैक्टिन के इस इफेक्ट को इनहिबिट भी करता है। दूसरी कंडीशन है लैक्टेशन, उसमें प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई है। तीसरी स्लीप, और स्लीप के अलावा एक्सरसाइज, फिजिकल स्ट्रेस, सेक्सुअल एक्टिविटी, दे आर ऑल टेम्परेरी इन नेचर। व्हेन द कंडीशन इज गॉन, द हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया इज गॉन, वी नीड नॉट टू वरी, वी नीड नॉट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। पैथोफिजियोलॉजिकल कॉजेज में तीन पहली कॉजेज तो वही है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने अंदर ही है, दैट इज द बेनाइन ट्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रोट्रॉफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा। अगर उसका साइज 10 mm से छोटा है तो वो माइक्रोएडिनोमा है, और उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल कभी भी 200 नैनोग्राम पर मिल से ज्यादा नहीं होगा। और अगर वो 10 mm से साइज में बड़ा है तो फिर वो मैक्रोएडिनोमा है, वो सिम्टम भी कॉज करेगा। अगर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ऑप्टिक काइज़म को प्रेस करेगा, कंप्रेशन सिम्टम आएंगे, विजुअल डिसऑर्डर्स आएंगे। दूसरी कंडीशन एक्रोमेगली है, इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम है। ये तीन कंडीशन तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अपने अंदर ही हो गई। फिर हाइपोथायराइडिज्म है, शुरू में हमने बताया था रेगुलेशन ऑफ प्रोलैक्टिन लेवल में कि जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH हाइपोथैलेमस से आता है, वो कब आएगा, जब हाइपोथायराइडिज्म होगा। उसको करेक्ट करने के लिए आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और TSH प्रोड्यूस करेगा, और वो TSH आगे से थायराइड के को स्टिमुलेट करेगा फंक्शन के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज रेजिंग द प्रोलैक्टिन लेवल एज वेल। तो अगर इन दैट केस आपने प्रोलैक्टिन लेवल को ट्रीट करना है तो पहले हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट कीजिए, खाली ऐसे वो ट्रीट नहीं होगा। फिर लीवर फेलियर और किडनी फेलियर, क्योंकि प्रोलैक्टिन लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है और किडनी से वो क्लियर आउट होता है। तो जब ये दो ऑर्गन फेल होंगे तो ऑटोमेटिकली वो बॉडी के अंदर स्टे करेगा, उसका लेवल रेस्ट हो जाएगा। मेडिसिन में एंटीसाइकोटिक्स हैं, जैसे हेलोपेरिडोल है, एंटी डिप्रेसेंट है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, एम्यू इनहिबिटर्स हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर लाइक फ्लॉक्सिटिन है, और हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव लाइक वरापामिल व्हिच इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंड ओपियोइड्स एंड एंटी एमिटिक डोमपेरिडोन एंड मीटोक्लोप्रामाइड। बहुत सारी जगहों पे देखा गया है, चूंकि मीटोक्लोप्रामाइड डोपामिन एंटेगोनिस्ट है और वो प्रोलैक्टिन को बढ़ा देता है, तो कई लोग उसको मिल्क प्रोडक्शन एनहेंस करने के लिए भी इस तरह से इस्तेमाल कर देते हैं इनडायरेक्टली। तो ये सारे डोपामिन एंटेगोनिस्ट हैं, ये इनहिबिटर को इनहिबिट कर रहे हैं और प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ा रहे हैं। आते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स पे। फीमेल के अंदर होगा ग्लैक्टोरिया। अगर किसी फीमेल में सिर्फ ग्लैक्टोरिया है और कुछ भी नहीं अलामत दूसरी, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें 9% चांस है कि ये हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है, 9%। अगर वो एमिनोरिया के साथ आती है और दूसरी कोई अलामत नहीं, बट एमिनोरिया विदाउट प्रेगनेंसी, तो इसमें 25% चांस है कि वो एमिनोरिया हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के अंदर है। अगर तीसरा केस देखें, इसमें दो अलामत हैं, एमिनोरिया भी है और ग्लैक्टोरिया भी है, तो 75% चांस होगा कि ये हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है। इसके अलावा फीमेल के अंदर ब्रिटल बोन डिजीज, ये ऑस्टियोपोरोसिस और ड्राई वजाइना, ये ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम हैं, क्योंकि वो GnRH को इनहिबिट कर रहा है, इस वजह से ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है। मेल के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस एंड गायनिकोमैस्टिया, ये और जो दोनों के अंदर सिम्टम होंगे, मेल फीमेल दोनों में जो सिम्टम हो सकते हैं, उसमें
उसमें लॉस ऑफ लिबिडो, इनफर्टिलिटी और साथ में विजन के प्रॉब्लम। अब विजन के प्रॉब्लम मेल में क्यों ज्यादा कॉमन है? क्योंकि जो परसेंटेज विजन प्रॉब्लम के साथ मेल की आ रही है वो ज्यादा है। वजह फीमेल तो एमिनोरिया की वजह से आ गई, उसका प्रॉब्लम एड्रेस हो गया, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया डायग्नोज हो गया, वक्त पे ट्रीट हो गया, उतना लेवल नहीं आया कि वो जाके ये विजुअल सिम्टम करे। लेकिन मेल में सटल सिम्टम्स हैं, ओवरलुक हो जाते हैं, देर से वो आते हैं, वजह वो उनके लेवल बढ़ने से आ जाते हैं। अब ये विजन के प्रॉब्लम में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर हम फील्ड ऑफ विजन को कंसीडर करें तो जो उनकी टेम्परल या लेटरल व्यू है वो ब्लैकआउट हो जाता है और सेंटर से उनको बिल्कुल क्लियर नजर आता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम किसी सुरंग में से देख रहे हो। इसको टनल विजन भी बोलते हैं और बाई टेम्परल हेमियोनोपिया भी इसको बोलते हैं। इसके साथ वेट गेन, हेडेक, ये सारी चीजें हो सकती हैं। डायग्नोसिस पे जल्द आ जाते हैं क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। ब्लड वर्कअप करने बड़े जरूरी हैं। सिंपल सी बात है, आप TSH लेवल करवाएंगे, आप सीरम प्रोलैक्टिन लेवल कराएंगे, आप CT MRI करा लेंगे। लेकिन अब हम आते हैं गाइडलाइन की तरफ, जिसे देखना मैं समझती हूँ कि ज्यादा जरूरी है। जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो ये स्लाइड हम जरा देख लेते हैं। अगर लेवल एलिवेटेड है, सबसे पहले एक्सक्लूड द मेडिसिन। इज शी टेकिंग एनी मेडिसिन दैट कैन कॉज हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया? अदर कॉजेज बाय हिस्ट्री, डिटेल से उसको देखें, क्या लीवर फेलियर है, हाइपोथायराइडिज्म है, ऐसे क्या कॉज है जो उसने कर दिया। तो आपने मेडिसिन को एक्सक्लूड कर लिया, कॉजेज को देख लिया। उसके बाद अगर ये सब नेगेटिव आया तो रीचेक करें प्रोलैक्टिन लेवल को और साथ TSH कराएं। ACG प्रेगनेंसी को रूल आउट करेगी, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन वगैरह किडनी के इश्यूज को एड्रेस कर लेगा। अब आपके पास आ गया कि प्रोलैक्टिन तो हाई है ही है, लेकिन TSH भी हाई है। तो इसका मतलब है वो हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया तो थायराइड इसकी वजह से था, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से था। देन वी विल ट्रीट हाइपोथायराइडिज्म एंड आफ्टर दैट हम इसको रीचेक करेंगे 4 से 6 हफ्ते के बाद। अब दूसरी तरफ हमने देखा कि प्रोलैक्टिन हाई है लेकिन TSH तो बिल्कुल नॉर्मल है, तो हाइपोथायराइडिज्म तो निकल गया। अब हम उसका CT MRI कराएंगे, हमें देखना है कि क्या प्रोलैक्टिनोमा है उसके अंदर। अगर हमें लीन मिल जाता है तो हम FSH-LH करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखें जब भी प्रोलैक्टिन लेवल ज्यादा होता है उसमें GnRH को तो कम करना ही है, लिहाजा एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH-LH कम आएंगे और वो जो गोनेड्स हैं वो अंडर एक्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए ये लेवल देखेंगे, साथ में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर देखेंगे और 24 आवर सीरम कॉर्टिसोल लेवल भी जरूर चेक करेंगे। तो ये है लेटेस्ट गाइडलाइन। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट देखिए, मैं जितना तेज बोल सकती हूँ कोशिश करूँगी वो जल्दी हो सके। जी हाँ, तो ट्रीटमेंट पे जब आएंगे तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑलवेज। पहली बात तो ये है, सब भी इत्तेफाक करेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो तो ट्रीटमेंट हमेशा पहली बात है हमें कॉज का करना है, हमेशा जो वजह है उसका इलाज करना है। लेकिन उसमें जब हम सॉर्ट आउट करेंगे इज इट मेडिकल और सर्जिकल और व्हाटएवर, तो मेडिकल ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाई? क्योंकि इसमें हमारे पास सेफ ऑप्शंस मौजूद हैं। कभी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका टिश्यू बहुत प्रेशियस है। एक तो सर्जरी में वो वेस्ट होता है, क्रेनियल नर्व्स जो हैं खास तौर पे 3, 4, 6 और 7 वो डैमेज हो सकते हैं और साथ में ब्लाइंडनेस का खतरा है। इसलिए सर्जिकल ट्रीटमेंट कैन नेवर बी द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वी हैव टू गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। उसमें हमारे पास जो 2 ऑप्शंस हैं, एक ब्रोमोक्रिप्टिन 2.5 मिलीग्राम एंड सेकेंड इज कैबरगोलिन। अब जो ब्रोमोक्रिप्टिन है वो ज्यादातर लैक्टेशन को सुप्रेस करने के लिए दिया जाता है एंड दैट इज एनफ फॉर 7 to 14 days OD एट बेड टाइम विद स्नैक्स, क्योंकि वो नौजिया करता है। लेकिन जो कैबरगोलिन है उसका ये है, वो एक तो बहुत उसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आप उसे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन दे दें, ट्वाइस वीकली, और वो दिया कब जाता है जब ये ट्यूबर का इश्यू होता है, benign ट्यूबर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिनोमा। एक तो वो प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल करेगा, ट्यूमर साइज को छोटा करेगा। तो वो आप ऐसे देखेंगे कि आपने हफ्ते में 2 दिन दे दिया, काफी सेफ है, सिर्फ कुछ एक्सपेंसिव है। उससे होगा ये कि 6 महीने तक अगर प्रोलैक्टिन लेवल स्टे करता है नॉर्मल लिमिट्स में तो आप उसका ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। लेकिन कुछ रेजिस्टेंट केसेस भी होते हैं, कभी मेलिग्नेंसी भी यहाँ पे हो जाती है रेयर केसेस में, और कभी कभी उसको ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली ऑप्शन है कि डोज को मैक्सिमाइज कर दें, डोज को मैक्सिमम कर दें और उसके बाद उसे लगातार दें। अगर 2 इयर्स तक सिम्टम अगर हो जाता है लेवल नॉर्मल
ट्यूमर छोटा हो जाता है, आपको कभी कभी बीच में सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो अगर वो एड्रेस हो जाता है तो 2 साल बाद बंद कर दें, वरना सम टाइम यू हैव टू गो फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट। और सर्जरी के बाद भी अगर ग्लैक्टोरिया परसिस्ट करे, देन वी हैव द थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड दैट इज रेडिएशन। विद दिस आई वुड लाइक टू टेक योर परमिशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू सो मच। ये टाइमिंग इसकी बिल्कुल है, इसको आप मॉडलिंग में चेक कराते हैं, इसकी वो बिल्कुल आपने सही इसमें मेंशन किया 8 AM टू 10 AM इसका वो प्रॉपर टाइम है जब आप इसकी वो लेवल को चेक कराएंगे। कुछ ऐसे ही हार्मोन्स होते हैं जो कि डायर्नल सेंसिटिविटी जिनकी ज्यादा होती है। सो इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। थैंक यू। एफएसएच का एलएच का तो देखें, वैसे अगर किसी और मकसद से करवाना हो, इनफर्टिलिटी स्पेशली, तो वो तो अपना फर्स्ट हाफ में एफएसएच और सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में एलएच करवाते हैं, इकट्ठे कभी भी नहीं करवाए जाते। उसमें हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके डेज से इसकी रेलेवेंस होती है, लेकिन यहाँ तो हम इसलिए करवा रहे हैं कि ये इनहिबिट हो चुके हैं ना जीएनआरएच की वजह से, एंटीरियर पिट्यूटरी इनको प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, तो इनके लेवल नीचे ही आने हैं, तो यू कैन गेट देम चेक एनी टाइम यू लाइक। मेल में टेस्टोस्टेरोन का देखें, जब एलएच कम होगा तो मेल में टेस्टोस्टेरोन तो कम होगा। हाँ, तो ये गायनिकोमैस्टिया क्यों हो रहा है? दैट इज द लार्ज ब्रेस्ट मैस इन द मेल contrary to his sex, you know. Thank you. Okay. Thank you for an elaborate talk. To present the souvenir, I would request Dr. East Mohammed, Dr. East Mohammed, and Dr. Farah, and Dr. Taqir Qasim, and Abdul Ghafoor Malik sahab to present the shield. Thank you so much, sir. It's an honor. So, mashallah, एक्सीलेंट स्पीकर और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं तो हैरान रह गया। Thank you so much. सर, आपकी तरफ से ये कमेंट मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। Thank you so very much. सर ये आपकी ट्रेनिंग टीचिंग का असर है। Excuse me, please. आप इधर आ। Our next speaker is Naushab Khan. He is an advocate in the practice